जुडिशल आउटरीच की आपने बात की है, लॉयर्स हैं उनका ये ख्याल है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, कि जुडिशल आउटरीच इससे कम नहीं होगी, उससे बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे और उसमें आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे, वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के जजेस लाएगा, तो फिर एक तरह से सारे फैसले उस हुकूमत के हक में आ रहे होंगे। कम अज कम अवाम तो सफर नहीं करेंगे ना। ये आप अजम्पशन की बात कर रही हैं। सर, आप ये कह रही तो हैं, उनमें लिखा हुआ है, तरमीम में लिखा हुआ है कि देखिए जो चीफ जस्टिस है वो कैसे अपॉइंट होगा। प्राइम मिनिस्टर सदर को भेजेगा समरी और उसके बाद वो आर्मी चीफ भी ऐसे अपॉइंट होता है ना। सर, तो लेकिन क्या चीफ वो तो जस्टिस एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है ना। अब तो वहां पे आर्गुमेंट ये है कि वो एग्जीक्यूटिव के अंडर अगर एक इदारा आता है और जुडिशरी जो कि एक सेपरेट पिलर है। सही, आपका अच्छा सवाल है, दुरुस्त सवाल है, लेकिन मसला ये है कि आइन के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत जजेस भी सरकारी मुलाजम है। बिल्कुल ठीक है, वो अलग विंग तो है, वो एग्जीक्यूटिव के अंडर तो नहीं है, लेकिन क्या उनके ऊपर कोई चेक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल क्या होना उन चाहिए। कितनी तनख्वाहें लेते हैं, कितना काम करते हैं, इस पर चेक नहीं होना चाहिए? पार्लियामेंट जो सॉवरन है, जो सबसे सुप्रीम है, उस पर तो हर किस्म का चेक है। लेकिन जुडिशरी पे आप तनकीद भी नहीं कर सकते, तौहीन अदालत में बुला लेंगे। यहाँ पे उनकी तनख्वाहें कितनी है, मराद कितनी है, काम कितना करते हैं, इस पर आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा निज़ाम ही नहीं है। उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? वो खुद ही अपने जजेस अपॉइंट करेंगे। ये पार्लियामेंट की एक उस पर ओवरसाइट ही नहीं है, किसी की ओवरसाइट नहीं है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि वो स्टेट से भी बड़ी स्टेट एक हो गए हैं। ये मुनासिब नहीं है। होने चाहिए जी, होने चाहिए। लेकिन इसलिए दूसरी जो आपकी असम्पशन है, जो आपकी असम्पशन है, आपने कहा कि आईनी अदालत आएगी और उसके चीफ जस्टिस होंगे, अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे, तो वो जुडिशल आउटरीच। तो आप मुझे ये अदलिया के लिए, ये आपकी तरफ से, आपकी जनरेशन की तरफ से जो उस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया ना, और हम भी अदम एतमाद करें, तो ये अदलिया को सोचना चाहिए कि उनका 139वां नंबर क्यों है दुनिया में, और पाकिस्तान की यंग जनरेशन भी और ओल्ड जनरेशन भी उन पर एतबार क्यों नहीं करती, कि वो ये समझ रही है, ज्यूम ये कर रही है कि जो भी जज आएगा वो अपना मफाद, अपना एजेंडा लेके आएगा, वो आइन और कानून और मुल्क के बारे में नहीं सोचेगा, अपने बारे में, अपने ग्रुप के बारे में सोचेगा। ये जजों को सोचना चाहिए। जिसको भी हुकूमत अपॉइंट करे वो गलत रास्ते पे क्यों चलेगा? वो आप ये क्यों नहीं सोचती, कि ये क्यों नहीं उनसे एक्सपेक्ट करती कि वो सीधे रास्ते पे चलेगा, आइन के रास्ते पे चलेगा? वो अपने और अपने ग्रुप, अनफॉर्चुनेट ट्रुथ, बिटर ट्रुथ आपने बताई है मुझे। ये मेरे से ज्यादा जजों को सुनना चाहिए, और उनको आपकी इस सोच को दुरुस्त करने के लिए उन्हें अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए। ये बात हमें करनी चाहिए और करेंगे भी। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, सियासी जो इसका पहलू है, ये जो तरमीम मुलतवी हुई है ना, मनसूख नहीं हुई, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये सब कह रहे हैं कि हुकूमत की नाअहली है और मौलाना फजल रहमान की फतेह है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। ये हाइब्रिड हुकूमत की नाकामी है, जिसमें दोनों आती हैं, इलेक्ट्रिक इंजन भी, इलेक्ट्रिक मोटर भी और पेट्रोल का इंजन भी, दोनों पे जिम्मेदारी डालें। सही है। और ये फतह नवाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की है। वो पीटीआई की, उन्होंने एक सियासी कहना चाहिए, सियासी और मुस्बत एक जैतून की शाख बढ़ाई है उनकी तरफ। अब पीटीआई पे डिपेंड करता है कि वो इस सियासी अमल को, इस जमहूरी जेस्चर को वो आगे लेके चलते हैं या नहीं चलते। तो ये आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी नहीं चाह रहे थे कि ये अमेंडमेंट्स बिल्कुल, देखें जब अमेंडमेंट कहीं और से आएंगी तो उसको आपके ख्याल में नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ये गेम्स नहीं समझते? वो नहीं समझते कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इस तरह कि डिस्कशन नहीं हुई, काबीना ने उसकी मंजूरी नहीं दी, उस पर कमेटी में वो नहीं गई, उस पर बातचीत नहीं हुई। जिस तरह 18वीं तरमीम को होते हुए 2 साल डिस्कशन हुई थी, आपको मैं ये बता दूं तारीखी हकीकत, तब जाके 18वीं तरमीम पास हुई थी। 2 साल तक 375 डेज एंड 75 डेज इसके ऊपर जो बहस हुई थी। 18वीं तरमीम, बहस की बात नहीं मैं कर रहा, मैं अमल पूरे की बात कर रहा हूँ। 2 साल लगे थे 18वीं तरमीम को फ्रॉम ए टू जी मुकम्मल होने में, सिर्फ 300 बनने में। तो यहाँ आप इतनी बड़ी तरमीम लाने जा रहे हैं और आप चाहते जल्दी से और कुछ दिनों में हो जाए, तो इसका सियासी जवाब आया है हाइब्रिड निज़ाम को। तो हाइब्रिड निज़ाम को सोचना चाहिए कि सियासत जो है वो सियासतदानों को करने दें, और हाइब्रिड निज़ाम में अदलिया को भी ये सोचना चाहिए कि वो नई इस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश ना करे। लोग पसंद नहीं करेंगे इसको, रेजिस्ट करेंगे, सिर्फ वकील ही रेजिस्ट नहीं करेंगे, हर चीज़ को अवाम भी करती है और करेगी, और पार्लियामेंट को करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ। और अब आप केयर स्टार्मर पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको एक और छोटी सी बात दिलचस्प सी
इस पे कि ये जो आज जो कुछ हुआ है आनी तरमीम का, एक बहुत बड़े पाकिस्तान के सियासतदान ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा है। सुफना मूवी है, अच्छा, इंडियन पंजाब की पंजाबी मूवी है, और सुफना मूवी का एक छोटा सा डायलॉग है और उसमें बुले शाह का एक शेर है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ उस सियासतदान की तरफ से, जो मैसेज है इस हाइब्रिड निज़ाम को। और उसका एक डायलॉग है, नहीं मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि उनकी इजाज़त नहीं है। तो वो डायलॉग ये है कि उस पे एक बाबे के पास, फकीर के पास जाते हैं तीन लड़के, मुस्टंडे नहीं कहना चाहता मैं, जो खेल रहे हैं सबके साथ, और उसमें से एक बताता है कि मुझे इश्क हो गया है, तो बाबा जी से पूछते हैं स्वाद आ रहा है, और वो कहता है हाँ जी स्वाद तो आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही। दूसरा जो है वो कह रहा था जी कि स्वाद भी नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रही। तो बाबा जी ने उसको कहा कि मेरा दिल करता है मैं तेनू लितर मारा। तो उसके बाद वो जो पहला लड़का था जो इश्क की बात कर रहा था, वो बाबा जी के पीछे भाग के गया और कहता है कि मुझे बताएं कि आगे का रास्ता क्या है। तो बाबा जी उसे कहते हैं दुनिया का मेला है, तो किसी कुछ नहीं लग गया यहाँ से, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये मेला है। तो बस अगला सोच, अगले वक्त का सोच, इसका ना सोच। और फिर बाबा जी ने बुले शाह के शेर पढ़े जो मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ कि जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क की सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी वे बुलिया, प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। तो ये एक सियासतदान का अच्छा बड़ा मैसेज है इसमें, हाइब्रिड निज़ाम को एक मैसेज है कि दिल दे के दिल लैन दी आस कीती बुलिया, प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। बड़ा सोच तो के शेर ये बड़ा सोच के और बड़ा अच्छा मैसेज है। तो हाइब्रिड निज़ाम को ये सोचना चाहिए कि सौदेबाजी हर वक्त, डबल गेम है हर वक्त, बस कर दें एक स्टेप क्लैरिटी होती है तो अच्छी होती है, मुल्क और कौम आगे चलते हैं। और अब आपका आखिरी जो केयर स्टारमर को भी मेरा ख्याल है खान साहब की बदकिस्मती ने टच कर दिया जाके। उन्होंने खत लिखा और खत लिखने के बाद अभी गार्डियन की खबर आई है, उससे पहले संडे टाइम्स की खबर आई थी, उसमें यह कहा गया है कि उनकी जो बीवी है विक्टोरिया स्टारमर, केयर स्टारमर जो बरतानवी वज़ीर आज़म, उनकी बीवी विक्टोरिया स्टारमर ने एक हैं लॉर्ड वहीद अली। अब पता नहीं ये वहीद अली मुस्लिम तो हैं लेकिन ये पाकिस्तानी नियाद हैं या इंडियन नियाद हैं या बांग्लादेश के हैं, लेकिन उन्होंने कपड़े खरीद के दिए बहुत कीमती, और वो डिक्लेयर नहीं किए उन्होंने। और डिक्लेयर नहीं किए तो वहां के इमरान खान की एक बुशरा बीबी या पिंकी पीरनी है, वो विक्टोरिया स्टारमर है, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और उस पर उन पर केस हो गया और वहाँ एक स्कैंडल बन गया। वो कह रहे कि हमने डिक्लेयर फिर कर दिए लेकिन लेट किए। और ये वहीद अली साहब जो है ना, ये 5 लाख पाउंड्स जो लेबर पार्टी को ये डोनेशन भी कर चुके हैं। तो इस पर मुझे याद आ रहा था कि 190 मिलियन पाउंड का हमारे यहाँ भी हुआ, हीरो के हार मांगे गए, कॉल लीक हुई मलिक रियाज से, और फिर मलिक रियाज ने उस 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने पाकिस्तान को दिया था वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। मलिक रियाज ने कर्ज में उसको एडजस्ट करवाया और उसके बदले में फिर 400 कितने कनाल ज़मीन दी गई अलकादर यूनिवर्सिटी की, और उसमें कई करोड़ रुपया कैश से दिया गया बिल्डिंग बनाने के लिए, और फिर उसके जवाब में वो कर्ज एडजस्ट हो गया। तो क्या लोग वहाँ भी ये बात कर रहे हैं कि ये जो विक्टोरिया स्टारमर है जो बीवी हैं अच्छे कपड़े पहनती हैं, और इसका नाम उन्होंने रखा है स्कैंडल का पासिस फॉर ग्लासेस। अच्छा, पासिस क्या थे? लॉर्ड वहीद अली को सिक्योरिटी पास बना के दिया केयर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो वज़ीर आज़म का घर और दफ्तर दोनों हैं, वहां वो उस सिक्योरिटी पास के लिए जब चाहें आ जा सकते हैं। तो बदले में कहने क्या है, बदले में ग्लासेस दिए। ग्लासेस क्या है? स्पेक्ट, जो ये सन ग्लासेस नहीं होते, ये बहुत सारे खरीद के दिए हैं लॉर्ड वहीद अली ने विक्टोरिया स्टारमर, बड़े महंगे ग्लासेस, सन ग्लासेस, और वो भी उनकी कीमत भी लाखों में होती है। तो वो स्कैंडल का हिस्सा हैं, वो कई सालों से उन्हें तोहफे देते रहे हैं। अच्छा, तो वो डिक्लेयर जो हैं वो किए कि नहीं किए। अब ये वहां पर कपड़े और ग्लासेस और भी बहुत कुछ, लेकिन कपड़े इसलिए हैं कि ये कुछ दिनों के अंदर अंदर डिक्लेयर करने थे जो नहीं किए, और ये वज़ीर आज़म बनने के वजह से उन पे ये ज़्यादा फोकस हुआ है। तो लेट्स सी
कि अब खान साहब ने उन्हें ख़त लिखा था कि आप हमारी मदद करें और अपना रोल प्ले करें, अब वो शायद खान साहब को ख़त लिखें कि आप बताएं ऐसे केसेस से कैसे निपटते हैं और कैसे रसीदें बना के पेश की जाती हैं अदालतों में। तो ये एक वो चल रहा है पासिस फॉर ग्लासेस वहाँ पे, और यहाँ पे ज़मीनें फॉर पैसा चल रहा है। देखते हैं कैसे खत आता है हमें या नहीं आता, वो खुद ही अपने मामलात हैंडल कर लेते हैं, हमारी तरह दूसरों की तरफ नहीं देखते रहते। अब तक के लिए इतना ही था, ख्याल रखिए, दाफिज।